अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइस। वालेकुम अस्सलाम। ये जो टॉपिक है ये मुझे शायद आपसे भी सीखना पड़ेगा। इतने साल होने के बाद आपने ये कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपने डिटेलिंग में नहीं सिखाया मुझे, तो दिस इज़ अ वेरी न्यू चांस फॉर मी एंड अ वेरी डिफरेंट चांस फॉर मी टू लर्न एज वेल। हीलिंग थ्रू इमेजेस, आई मीन इमेजेस क्या, कोई पिक्चर्स रखूं सामने, क्या करूं, व्हाट इज़ इट? मेरे ख़जाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी मैंने लोगों को नहीं बताई, वक्त के साथ साथ बताऊंगा। इनमें से एक ये है। इसका ख्याल मुझे इसलिए आया कि बहुत सालों से ये मुझे पता था कि किस तरह हीलिंग होती है, मगर मेरे पास कोई साइंटिफिक रिसर्च या फैक्ट नहीं थे। रिसेंटली पिछले 3-4 साल में इस पर बड़ा काम हुआ है। न्यूरो साइंटिस्ट ने बड़ा इस पर काम किया और उन्होंने देखा है कि अगर एक शख्स अपने जहन में एक तस्वुर बनाता है, इमेजरी का मतलब इमेज, कोई इमेज बनाता है, कोई तस्वीर बनाता है जिसमें वो अपने आप को बेहतर देख रहा है, अपने जिस्म के किसी हिस्से को ठीक होते देख रहा है और उस पर यकीन करे और कुछ कंडीशंस उस पर मीट करे, तो वाकई वो काम करना शुरू करती है। अच्छा, जब मैंने ये सुना हीलिंग थ्रू इमेजेस, जब मैंने ये बात सुनी हीलिंग थ्रू इमेजेस, तो मैंने कहा कोई पिक्चर तो सामने नहीं रखनी, कोई इमेजेस सामने रख के तो हील नहीं करना, बट आपने कहा इंटरनल इमेजेस इंटरनल इमेजेस हैं। अच्छा, कभी ये होता है कि आपका इंटरनल जो है ना तस्वीर नहीं बनती, आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है, तो आप बाहर एक तस्वीर ले लें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको चलने का प्रॉब्लम है, आप एक मूवी देखिए, आपने कोई शख्स बड़े आराम से चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, या कोई स्टिल पिक्चर रखी आपने एक सेहतमंद आदमी की और आपने उसको देखा, फिर आंखें बंद की, कोशिश की कि वो तस्वीर को आप अपने अंदर लें। अच्छा, जितनी मरतबा आप अपनी तस्वीर को बार बार अंदर लेंगे, बार बार अंदर लेंगे, तो इवेंचुअली आपके जहन के अंदर वो तस्वीर आना शुरू हो जाएगी। तो एक्सटर्नली भी हम हेल्प ले सकते हैं पिक्चर से। अच्छा, मुझे बात बताएं कि हम चले हीलिंग थ्रू इमेजेस की तो बात कर रहे हैं, क्या आप हीलिंग को थोड़ा समझा सकते हो? हीलिंग क्या चीज़ है? क्या मतलब मैं हीलिंग को कैसे समझूं? कोई क्योर है, इलाज है, क्या है हीलिंग चीज़? क्या अच्छा, क्योर और हीलिंग में फ़र्क है। क्योर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर दवाई या किसी पर्टिकुलर टेक्निक से किसी एक चीज़ के लिए किया जाता है। हीलिंग एक प्रॉपर प्रोसेस है पूरा, ठीक है ना। अब उस प्रोसेस में क्या होता है कि जिस चीज़ की आपके जिस्म को, आपके जहन को ज़रूरत हो, वो खुद ब खुद ठीक होती है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, उसे कहते हैं क्वांटम हीलिंग का प्रिंसिपल है। वो होता ही है कि हमारे जिस्म को किसी भी आज़ा ले लें, गुर्दा ले लें, फेफड़ा ले लें, लिवर ले लें, उसके बिल्कुल अंदर जाएं तो इवेंचुअली आप मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचते हैं। मॉलिक्यूलर के अंदर जाएं तो आप एटॉमिक लेवल पे पहुंचते हैं। जब एटॉमिक लेवल के भी आप अंदर जाएं तो आपको एक तो न्यूक्लियस मिलता है, न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन उसके अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूमता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो खाली स्पेस है वहाँ पे फोटॉन्स कहते हैं, यानी वाइब्रेशंस हैं, पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं, ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं। इस स्पेस के अंदर उस सेल की इंटेलिजेंस मौजूद होती है। आप सोचो ना, लिवर के कैसे पता कि मुझे क्या काम करना है, गॉल ब्लैडर को कैसे पता कि मुझे क्या काम करना है, पैनक्रियाज इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है कि उसको जो काम करना है उसकी इंटेलिजेंस अंदर मौजूद है उस सेल के अंदर। तो अब होता यह है कि उस इंटेलिजेंस को एक वाइब्रेशन की शक्ल में होती है, इर्ताश होती है। जब ये बढ़ जाए तो बीमार हो जाता है, अगर कम हो जाए तो बीमार हो जाता है। अच्छा, तो दैट मीन्स अगर हीलिंग का प्रोसेस एनर्जी लेवल पे डेवलप कर सकता है इंसान, सो बीमारी भी जिस्मानी तौर पे ज़ाहिरी आने से पहले एनर्जी लेवल पे होती है क्या? कई साल पहले ये जो वाइब्रेशन है एनर्जी की, ये चेंज हो जाती है और चेंज होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्सा बीमार हो जाता है या इंसान बीमार हो जाता है। तो अब जब हीलिंग हम कहते हैं तो हीलिंग क्या करती है कि उसी एनर्जी लेवल की जो इर्ताश थी, जो वाइब्रेशन थी, उसको अपनी असली हालत में लाने की कोशिश करती है। जैसे रेकी में हम करते हैं, हाथ रखते हैं तो वो शख्स जो है उसको हीलिंग शुरू हो जाती है। तो हाथ के ज़रिए से रेकी में एनर्जी निकलती है और वो सेल की वाइब्रेशन जो है उसको ठीक करती है। जब वो ठीक हो जाती है तो वो हिस्सा ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ रेकी के बजाय इमेजरी यूज़ की जाती है, इमेज जिसको कहते हैं, पिक्चर यूज़ की जाती है। तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मगर मसला ये है कि हर एक आदमी के लिए इमेज जहन में बनाना बड़ा मुश्किल है। एक तो आपको किसी ने सिखाया नहीं, आपको ये बताया कि देख कर चलो, यानी आँखों से इस्तेमाल करो। यहाँ हम कहते हैं आंखें बंद कर लो और जहन के अंदर जाओ, पिक्चर बनाओ, एक इमेज बनाओ सेहतमंदी का, सही काम करने का, जो भी आप आउटकम चाहते हैं, और वो इमेज को आपने होल्ड करके रखना है। और वो जब इमेज जहन में होल्ड होगा तो उससे जो जहन जिस्म के जितने प्रोसेसेस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, जो ये हीलिंग है ये क्या सिर्फ हम जिस्मानी पे, तो मेन है हमारा टॉपिक, इस पर हम जिस्मानी प्रॉब्लम से बात करेंगे, तो क्या ये हीलिंग सिर्फ जिस्मानी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ हो सकती है या साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए भी हो सकती है? हीलिंग किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है। आपकी रोज़ी में
बरकत नहीं है, आप हीलिंग से बरकत ला सकते हो। आप मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं कमा रहा, हीलिंग उसको भी कहते हैं। घर में लड़ाई झगड़े नाचाकियाँ है, उससे भी हीलिंग होती है। मोहब्बत दो लोगों के दरमियान नहीं है, मोहब्बत लाई जा सकती है दो लोगों के दरमियान। किसी के दिल में मोहब्बत बसाई जा सकती है इसी के ज़रिए, ये भी हीलिंग है। बच्चा ताबेदार है, फर्मा बरदार नहीं है, अगेन ये भी हीलिंग है कि वो फर्मा बरदार हो जाए। तो हीलिंग तो किसी चीज़ में भी हो सकती है। हमने तो दरख्तों को, पौधों को, प्लांट्स को भी हील किया है, इमेजरी के भी ज़रिए किया है, रेकी के ज़रिए भी किया है, तो वो भी हीलिंग है। अच्छा, रेकी के अंदर तो आपको बाकायदा ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, इमेजरी में आप इस वीडियो से सीख के भी अपने आप को हील कर सकते हैं। किसी हद तक तो आप कर सकते हैं। असल में इमेज बनाना है और उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें ज़रूरत है, वो उस इमेज का हिस्सा होना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कहते हैं हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो नेचुरली फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, जिस तरह आपने अभी डिफाइन किया, हील कर सकते हैं हम थ्रू इमेजेस के। तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे जिनको हम केटर कर सकते हैं? अच्छा, इमेजरी से पेन, अगर जिस्म में दर्द हो, वो पेन कम हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है। उसके अलावा जीआई डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, पेट के कई अमराज के लिए, जिल्द की कई बीमारियां, चूंकि उसका ताल्लुक जहन से है, वो भी ठीक हो जाती है। तो बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी। अच्छा, इमेजरी के जरिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की है, माइंड डज नॉट वर्क इन वर्ड्स, इट वर्क्स इन इमेजेस, कि वो अल्फाजों में काम नहीं करता, वो इमेजेस में काम करता है। अगर वो इमेजेस में काम करता है, और आपने ये भी पिछली वीडियोस में बताया कि कोई आपका ब्रेन ये नहीं फैसला कर सकता कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी अनरियल है। अगर कोई इमेज जहन में है, या तो आपकी नज़रों के थ्रू देखते हुए आ रही है आपको, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप रियल हो, बात है। और अगर मैं अपने जहन में आपको तस्वर करूँ कि आप मौजूद हो, तो भी मैं आपको फील कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं ये चीज़ पे, फॉर एग्जांपल पेन हो रहा है मुझे, या मुझे कोई और फिजिकल सिम्टम या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर मैं अपने आप को सेहतमंद या अपने आप को तंदुरुस्त इमेजिन करूं, तो वो मेरा जहन उस पर बिलीव करना शुरू कर देगा। शर्त के कंडीशंस, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, उस पर हम आगे आएंगे, वो कंडीशंस पे तो हम आएंगे, बट इट्स जस्ट, मगर ये हो तो डेफिनेटली होता है, फर्क पड़ता है। क्यों? कि आपका ब्रेन आपके पूरे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करता है, और ब्रेन ही पेन को, मैसेज को रीड करता है। एक स्टिमुलस को वो या तो पेन कहेगा या प्लेजर कहेगा। तो अगर आपने ब्रेन में, सॉफ्टवेयर में वो पेन है, वो स्टिमुलस, तो पेन होगा, प्लेजर है तो प्लेजर होगा। तो अच्छा, इसी तरह लॉट ऑफ पीपल जो हमने देखा है, इसी बात को थोड़ा सा डिफाइन कर लें हम जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कि बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको पेन में प्लेजर आता है, बिकॉज फॉर देम पेन एसोसिएट्स विद प्लेजर। और कुछ लोगों को बहुत ठंड में, बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर में मजा आता है, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट दे लाइक, कुछ को बहुत गर्म वेदर में मजा आता है। सो इट्स हाउ समथिंग इज प्रोग्राम्ड इन योर ब्रेन। और जैसे किसी को मसाला और मिर्च खाने में बहुत मजा आता है, आम आदमी खा जाए तो परेशान हो जाए, उसकी तो जबान जल जाए। तो अगेन पेन एंड प्लेजर आर रिलेटिव, डिपेंड्स कि आपकी परसेप्शन पेन की क्या है और प्लेजर की क्या है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी परसेप्शन, हमारा इंटरनल प्रोग्रामिंग क्या है पेन और प्लेजर को लेकर, कोई एक फीलिंग, पेन भी एक फीलिंग है, प्लेजर भी एक फीलिंग है, लेकिन हमारे अंदर कैसे रिकॉर्डेड हुई है, बिल्कुल सही है, बेसिकली ये है। तो अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कोई चीज़ आती है कि आपका इंटरनल डायलॉग और एक्सटर्नल डायलॉग समहाउ कहीं इसमें आता है? एक्सटर्नल डायलॉग में जब आप बीमार होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वही मैं बीमार हूँ और मेरे पेट में दर्द होता है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, मैंने फला खाना खाया इसकी वजह से हो गया, मैं सोया नहीं इसकी वजह से हो गया, सबको वायरस हुआ है, मुझे किसी का वायरस लग गया। ये आपका एक्सटर्नल डायलॉग होता है। जितना आप अपनी बीमारी को हाइटन करेंगे एक्सटर्नली, इंटरनली भी उतनी ही होगी। ये दोनों लूप है। इंटरनली अगर आप अपने इमेज जब बनाते हैं, इंटरनल डायलॉग ये है कि इमेज जब बनाते हैं, उस इमेज में एक तो आप किस टोन में अपने आप से बात कर रहे हैं, इंटरनली भी एक टोन होती है। कई दफ़ा हम चुपचाप बैठे और कोई चीज़ खबर मिल दी, कोई चीज़ गलत हो गई, तो हम अंदर जहन में क्या कहते हैं, कौन सा लफ्ज़ कहते हैं? ऐसा कभी होता है कोई नुकसान हो गया, मैंने फॉर एग्जांपल के इन्वेस्टमेंट के नुकसान हो गया, मैं तो मुझे करनी नहीं चाहिए थी, मैंने क्यों किया? ये इंटरनल डायलॉग है। अब इस इंटरनल डायलॉग को आपने बोला कैसे? टोन भी ब्रेन के अंदर होती है कि टोन क्या आती है उसकी, ठीक है। दूसरा, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, अपने अंदर, अपने जहन में आपका इमेज क्या है और फीलिंग क्या है। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इमेजरी के लिए। अगर आप किसी बीमारी के लिए इमेजरी बनाते हो तो इमेजरी में ये तीन कंटेंट ज़्यादा होंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। तो अच्छा, इसी तरह जब बाहर से आप जो टोन यूज़ करते हैं, वही टोन फिर अंदर रिकॉर्ड होती है। तो बराए करम बीमार हो,
परेशान हो, मुश्किलात ज़िंदगी की हो, नुकसानात हो, ज़िंदगी के अंदर मसाइल हो, तो उसको कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा दोहराए ना। अच्छा, इसीलिए कहते हैं ना बार बार कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए, वो हो जाती है। बार बार कोई फाउल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि लोग बहुत दफा कोई भी फाउल वर्ड जो हम नॉर्मली अपनी जिंदगी में यूज करते हैं वो हमें नहीं करने करना चाहिए, जो हम जस्ट बाय विदाउट थिंकिंग हम कर जाते हैं कि कोई भी ऐसा एक फाउल वर्ड होगा जो यूज कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या फ्रेमिंग काम आती है, जो हमने पिछली वीडियोस में ही बात की है? फ्रेमिंग और रीफ्रेमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि आप किसी मुश्किल को किस तरह देखते हैं, ये फ्रेम है, और उस मुश्किल का जो परसेप्शन है आपका, उसको अगर आप चेंज कर देते तो वो रीफ्रेमिंग है। मिसाल के तौर पे एक फ्रेम है, उसमें तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर आप चेंज नहीं कर सकते, फ्रेम को चेंज कर दें। तो अब जब आप फ्रेम को देखेंगे तो तस्वीर डिफरेंटली नजर आएगी क्योंकि फ्रेम चेंज हो गई। अच्छा, इसी तरह अभी वुड के अंदर अगर वुड की फ्रेम में कोई तस्वीर हो तो एक डिफरेंट लगती है, इसी तरह सिल्वर फ्रेम में कोई चीज हो तो डिफरेंट लगती है। ओके, तो रीफ्रेमिंग ये है कि लेट्स से आपकी ज़िंदगी मुश्किलात हैं और आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में इसलिए मुश्किलात है कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे स्कूल में तालीम नहीं दी। अब इसको रीफ्रेम करें कि मेरे माँ बाप ने चूँकि अच्छे स्कूल में तालीम नहीं दी, इसलिए मेरे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि मेरे अंदर वो सलाहियतें जो आम स्कूलों के बच्चों में होती और अमीर घरों के बच्चों में नहीं होती या स्कूलों में नहीं होती। फ़र्क है ना, जो सोने के चमचे या चांदी के चमचे मुंह में लेके पला हो और जो बिल्कुल चटाई पे पला हो, उस दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब अगर आपने ज़िंदगी के मुश्किलात देखी हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, गर्मी सर्दी का मौसम आपने देखा है, भूख और प्यास देखी है, तो आप में ज़्यादा ताकत है कामयाब होने की बनिस्बत उसके कि जो बिल्कुल एक एयर कंडीशन घर में रहा हो और उसने ज़िंदगी की तकलीफ नहीं देखी। इसको रीफ्रेमिंग करेंगे तो जो प्रोटेक्शन बच्चे को मिल जाती है, वो बच्चे में सलाहियत कम होती है स्ट्रगल करने की, लाइफ में रिस्क लेने की। वो डरता है हमेशा। क्यों डरता है? उसके पास जो है वो चला ना जाए। जिसके पास कुछ नहीं है वो डरेगा क्यों? इसको रीफ्रेमिंग कहते हैं। तो हम रीफ्रेमिंग तो फिर किसी भी चीज की कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, किसी भी थॉट की जो हमारे पास है उसकी हमको रीफ्रेमिंग हम कर सकते हैं। सो ये एक्सेप्ट इमेजरी में तो यूज होगा ही होगा, हम अपनी जिंदगी में बहुत और जगहों पे भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप जो बात करते हैं अपने आप से वो चेंज कर दें। अब जैसे तुमने कहा ना कि सपोज एक लॉस हो गया, तुमने कहा अरे मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, उसकी जगह आप रीफ्रेम ये कर सकते हैं कि मुझे सही वक्त पे सही काम करना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स रीफ्रेमिंग। तो अब क्या होगा कि आप अपने आप को इल्ज़ाम नहीं देंगी और गिल्ट फीलिंग नहीं होगी। जब आप इल्ज़ाम देती है अपने आप को तो आपके अंदर सलाहियत फैसला करने की कम हो जाती है, रिस्क लेने की कम हो जाती है। तो अगर हम इस इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं जो हम हीलिंग के लिए यूज करें, अब हीलिंग हमारी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। हम इस इमेज को, किसी भी चीज को अगर हमें हील करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इस इमेज को बनाना शुरू करते हैं तो पहला डेफिनेटली हमें अपना इंटरनल डायलॉग चेंज करना है, और जो हमारे एक्सटर्नल डायलॉग को चेंज करेगा, या हमारा एक्सटर्नल डायलॉग चेंज करना है जो हमारे इंटरनल डायलॉग को चेंज करेगा। सेकंड आती है रीफ्रेमिंग, कि हम किस तरह किस चीज को देख रहे हैं। देखने में शायद ये एक कोई चीज देखने में आप सिर्फ बैठे हुए हो, ठीक है, लेकिन मैं इसको रीफ्रेम, मैं इसको किस तरह परसीव कर रही हूँ कि आप गुस्से में बैठे हो, खुश बैठे हो, ये मेरा परसेप्शन है, तो मैं इसको रीफ्रेम कर सकती हूँ। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? फेथ और बिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेथ इस चीज पे कि हर चीज अपनी असली हालत में वापस आती है। आपको पता है कि आपका जिस्म ठीक था, आपको बीमारी नहीं थी, एक वक्त जब आपको बीमारी नहीं भी थी ना, तो अब ये प्रोसेस ऐसा है, फितरत का, नेचर का प्रोसेस ऐसा है कि वो चीज़ वापस अपनी तरफ आ जाएगी। और बिलीव ये करना है कि ये सलाहियत आपके जिस्म में मौजूद है। फेथ एक बड़ा कैनवस का नाम है। हम कहते हैं ना, फेथ इन अ हायर बेनेवोलेंट रियलिटी, अल्लाह की ज़ात पे आपको फेथ होना चाहिए। और बिलीव ये होना चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर वो प्रोसेसेस हैं। आपके जिस्म में पूरी एक फार्मेसी है, एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। हर ड्रग जो मार्केट में इस वक्त मिलता है, दवाई मिलती है, वो जिस्म आपका खुद बनाता है। तो जब आप किसी वजह से वो जिस्म नहीं बना पाता, जिस्म का वो हिस्सा नहीं बना पाता, तब आप बीमार होते हो। तो ये आपको यकीन होना चाहिए,
कि हाँ ये बना सकता है। ये इसी तरह सा पेन रिलीफ गोलियां आती है। अब किसी में पेन की ज्यादा टॉलरेंस होती है तो डेफिनेटली जिस्म वो या तो वो जो मैसेज जा रहा है पेन का वो उसकी अलग वो है, बिल्कुल या सही। तो फिर जिस्म वो सारे केमिकल्स या वो सारी चीजें बना रहा है जिससे आपको वो पेन उस हद तक महसूस नहीं हो रहा। इसी तरह लोग फ्लू से भी कुछ ज्यादा, मतलब फ्लू नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल। बट किसी कोई बहुत, फॉर एग्जाम्पल मी, आपको पता है कि मैं बीमार अगर होती हूँ तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हूँ, बिल्कुल सही है, बहुत क्विकली, और मेरे पेट का कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई एम बिल्कुल सही। ऑलवेज ईटिंग एवरीथिंग एंड आई एम नेवर गेटिंग सिक। सो डू यू थिंक इट्स समथिंग टू डू विद सेल्फ हीलिंग, लाइक जो बॉडी का Definitely, नेचुरल प्रोसेस है? जितना आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी इतनी आपकी सेल्फ हीलिंग हो जाएगी खुद को। और इसमें बिलीव का और फेथ का बड़ा कमाल है, क्योंकि फेथ नहीं होगा तो आप कदम नहीं रखोगे आगे, और बिलीव नहीं होगा तो कदम रखने के बाद भी आप अमल नहीं करोगे। बिलीव का ताल्लुक अमल से, फेथ का ताल्लुक जो है वो इस ईमान से है कि हाँ ये चीज़ें इस तरह होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है सर्टेनिटी, यकीन। एक होता है बेयकीनी, एक होता है यकीन। अच्छा, यकीन बिलीव से ज़रा डिफरेंट है। उसके एक मिसाल दूँ। एक गांव में बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई, सारे लोग परेशान थे। उस गांव में एक चर्च था, वहाँ एक नया पादरी आया। लोगों को पता चला कि ये बड़ा अल्लाह वाला आदमी है, जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। सारे गांव वाले उसके पास पहुंच गए कि कितने अरसे से बारिश नहीं हुई, आप दुआ करें अल्लाह बारिश दे, हम कहत हो गए यहाँ पे। तो पादरी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगले बुध को आना, सुबह 10 बजे हम बारिश में मज़े करेंगे। सारे चले गए। बुध को, अब देहाती लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अब बुध को उठ के उन्होंने आसमान देखा, बादल नहीं था। आधा घंटा वेट किया, पूरा गांव फिर चर्च पे आ गया। पादरी को उठाया, पादरी ने कहा क्यों आए हो? कहता आपने कहा था सुबह 10 बजे बारिश होगी, बारिश तो अभी हुई नहीं। पादरी ने आसमान देखा, बादल नहीं थे, मगर पादरी ने कहा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए? 10 बजे की मैंने बात की थी। उन्होंने कहा नहीं है, बारिश अगर होनी है तो 7 बजे भी हो सकती है, 8 बजे भी हो सकती है। तो पादरी ने कहा अच्छा तुम्हें सर्टेनिटी थी, सर्टन थे कि बारिश होगी? उन्होंने कहा हाँ। तो पादरी ने पूछा कि अगर तुम्हें यकीन था कि बारिश होगी तो तुम्हारी छतरियां कहाँ हैं? तो कई दफा आपको बिलीफ और फेथ होता है, सर्टेनिटी का लेवल नहीं होता। सर्टेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये होगा, कोई इस प्रोसेस को रोक नहीं सकता। ये सर्टेनिटी का लेवल जब तक नहीं होगा, इमेजरी काम नहीं करेगी हीलिंग में। इमेजरी में जो बेसिक एक चीज़ कहते हैं जो आपको डालनी ही डालनी है, जिस तरह के हम कहते हैं बिरयानी में दही जाएगी या प्याज हाँ, जाएगी, इस तरह जो एक मेन कहते हैं इंग्रेडिएंट है वो है आपका सर्टेनिटी, क्योंकि एक खीर दूध के बिना नहीं बन सकती। तो ये जो दूध है वो आपकी सर्टेनिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो बहुत हील करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को पॉजिटिव करना भी चाहते हैं, बट वो एक सर्टेनिटी का लेवल नहीं कि मैं हो सकता हूँ या मैं करूंगा। बिल्कुल सही बात। दुआओं में भी वो हमारा सर्टेनिटी का लेवल नहीं होता। हम दुआ मांग लेते हैं, फिर उसी के फौरन बात कहते हैं पता नहीं अल्लाह दे ना दे, उसकी मर्जी है। अच्छा, इमेजरी में नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो कलर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। रंग, आपका जो इमेज बने आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का, सेहतमंद जिस्म का, उसमें रंग बड़े ज़रूरी हैं। और अगर रंग नहीं हो गए तो वो फेड हो जाएगी इमेज। देखें, ब्लैक एंड वाइट इमेज या ग्रे शेड की इमेज ज़्यादा देर तक जहन में नहीं रुक सकती। कलर जो होता है वो जहन में ज़्यादा रुकेगी, और उसको हमें अपने जहन में ज़्यादा रोकना है इस इमेज को, तो कलर्स इस्तेमाल करने होंगे। सो इमेजरी में सर्टेनिटी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम आते हैं काम कैसे करती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके जिस्म में बहुत सारे जो प्रोसेसेस है वो अनकॉन्शियस कंट्रोल होता है माइंड का, माइंड उसको अनकॉन्शियस कंट्रोल करता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट, आपके जिस्म का टेम्परेचर, आपके दिल का धड़कना, आपका ब्लड प्रेशर, ये आपके कंट्रोल में, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है ना। तो जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा इसको कंट्रोल करता है वो आपके इख्तियार में नहीं है। मगर जब आप इमेजरी बनाते हैं और इस इमेजरी में कलर्स भी हो, इस इमेजरी के अंदर आपका यकीन भी हो, फेथ भी हो, सर्टेनिटी हो, फीलिंग्स और इमोशंस हो, और वो फिर हम बात करेंगे आगे के प्रेजेंट में भी होना चाहिए कि फील करो कि हो रहा है उस वक्त। तो उस वक्त क्या होता है कि अनकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को लेता है, और लेने के बाद चूंकि उसके कंट्रोल में वो तमाम इख्तियार आते हैं, दवाई बनाना, किसी जगह तेज़ भेजना, किसी जगह कम भेजना, कहीं पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देना, कहीं पे टेम्परेचर बढ़ा देना, कहीं पे फला एंजाइम या हार्मोन्स को बैलेंस करना, वो खुद ब खुद आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको करता है। शर्त ये कि आप इमेजरी सही बना दें। इमेजरी सही होना है। तो इमेजरी बनाने का आपने अगेन
2-3 तो हमें बता दी, और क्या तरीके हो सकते हैं इमेजेस बनाने के? तो एक तो हमने कहा ना कि बाहर से पिक्चर ले ले, एक ये के अंदर जहन में बनाए। अच्छा, बनाने में एक तरीका ये है कि आप क्या देखना चाहते हैं अपने अंदर। हम नॉर्मली कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इमेज बनाऊँ, मैं ठीक हूँ। ठीक से क्या मुराद है? अगर आप ठीक की बात करेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो प्रिसाइज नहीं होगा, जनरलाइज हो जाएगा। तो आप ठीक होने से मुराद ये है कि आप इमेज के अंदर वो काम करते हुए अपने आप को देखें जो आप इस वक्त नहीं कर रहे। मुझे याद है हमारे पास MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक पेशेंट आया था, और उसमें अगेन जिस्म के अंदर कंट्रोल चला जाता है, मसल्स की मूवमेंट का चला जाता है। तो हमने उसको सिखाया था मेडिटेशन, और मेडिटेशन में इमेजरी, कई साल पहले की बात है। उसको फ़र्क पड़ गया, उसकी डिजीज़ की प्रोग्रेशन रुक गई। अगेन वही बात है कि इमेज सही बने, फेस सर्टेनिटी के साथ हो, तो अब जिस्म के अंदर जो उसका निज़ाम था, वो निज़ाम जिस माइंड के हिस्से में कंट्रोल में था, उस माइंड के हिस्से ने उसको कंट्रोल वापस दे दिया। डिजीज़ की आगे बढ़ने की सलाहियत रुक गई। अच्छा, चलिए इमेजेस की जो बात आती है, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपसे पूछनी है जब लोग ये इमेजेस बनाएंगे इस वीडियो के बाद। एक तो ये कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इमेज यहाँ बने, आईलेट्स पे हमारी वो बनती नहीं है। तो ये इमेजेस को विजुअलाइज कैसे करना है, नहीं किस तरह बनाएंगे? हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? आप इमेज को कभी यहाँ मत बनाइए, क्योंकि आंखें बंद है, लोग अमूमन यहीं बनाने की कोशिश करते हैं। आप इमेज को अपने आंखों से दूर स्पेस में जो खला है उसमें आप तस्वुर है, जिस तरह आप फिल्म देखते हैं, आप यहाँ बैठे, फिल्म सामने स्क्रीन के ऊपर है, तो इतना दूर है, तो आप तस्वुर करें कि सामने आपकी इमेज बन रही है, स्क्रीन है, स्क्रीन पे इमेज बन रहा है आपकी आंखों से दूर। कई दफ़ा लेफ्ट पे बनता है, राइट पे बनता है, आंखों से ज़रा ऊपर बनता है, नीचे की तरफ बनता है, मगर आंखों से दूर बनता है। तो ये इमेज जब हम आंखें बंद करके बनाएंगे तो आंखों से बाहर बनाएंगे, दूर बनाएंगे, इधर नहीं बनाना, आईलेट्स पे नहीं बनाना, ये नहीं होगा, वो प्रेशर होगा और बनेगा नहीं। अच्छा, प्रेशर होगा और बनेगा नहीं। दूसरा ये कि कुछ लोग विजुअलाइजेशन, जिस तरह आपने कहा, इमेजेस नहीं बना सकते, वो मतलब है, मतलब उनसे हो ही नहीं रही है, तो उनके लिए कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो ये बना सकें? मेरे ख्याल में पहली तो ये समझना चाहिए कि जब आप इमेजेस बनाते हो तो हर आदमी उस इमेज को देख नहीं सकता, मगर इमेज बनाने का मतलब है सोचना। जब आप सोचते हैं तो आपका ब्रेन इमेज बनाता है। अच्छा, ब्रेन इमेज यहाँ बनाता है, आप यहाँ इसलिए नहीं देख पाते, मगर कुछ लोगों में सलाहियत होती है विजुअलाइजेशन की, वो यहाँ इमेज को देख पाते हैं। तो अगर आप नहीं भी देख पाते तो आपने इमेज में सोचना है। इसको हम कहते हैं ना विजुअल थिंकिंग, कि आप सोचें विजुअली, इस तरह सोचें जैसे आप देख रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे इस तरह के मैं देख रहा हूँ इमेज, चाहे मुझे नजर नहीं आता, और साथ साथ फीलिंग्स होंगी। लेट्स से किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, उसने इमेज बनाया, इमेज तो बनाया मगर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इमेज बनाना कुछ और है, नज़र आना कुछ और है। नज़र नहीं आता कोई बात नहीं, अब उस इमेज के अंदर वो फील कर रहा है उसका हाथ ठीक हो रहा है, तो उस वक्त वो फीलिंग अपने हाथों में लाएं और फील करें कि ये ठीक हो रहा है, और हाथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ओके, सो इन प्रेजेंट आपने फील करना है। अच्छा, ये जब इमेजेस बनती हैं, जो हमारे जहन में इमेजेस बनती हैं, हमने बना ली, अक्सर लोग ये करते हैं कि वो इमेजेस सोच के तो ये बैठते हैं कि भाई ये बनानी जो मुझे हील करेगी, लेकिन उस वक्त उसके जहन में वो इमेज आ रही थी जिसमें वो बीमार होता है खुद। यही तो प्रॉब्लम है। वो सोचता वो है जो उसको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जब ऐसी कोई इमेज आ जाए तो कोशिश करें कि उस इमेज को तसव्वुर में जला दें, फेंक दें, मिटा दें, खाली कर दें, वो स्पेस को खाली कर दें। जितनी मरतबा वो इमेज आएगी और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप बीमारी बढ़ेगी आपको ज़्यादा। अच्छा, इमेजेस के अंदर अगर हम इमेजेस बना रहे, कुछ गलत हो सकता है, मतलब कुछ हम गलती कर सकते हैं? नहीं, गलती नहीं कर सकते। गलती ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि इमेज नहीं बनेगा, मगर कोई नुकसान नहीं दे सकते अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर फिर चौकीदार भी तो है ना सारे आपकी हिफाजत के लिए, जो हमने आगे वीडियोस में बात की है, 3 गेट कीपर्स एट द डोर ऑफ परसेप्शन, वो डिलीट कर देंगे या जनरलाइज कर देंगे या डिस्टॉर्ट कर देंगे इसको। अच्छा, अब एक ये जो बात है सारी कि हमने ठीक है इमेज बना ली, हमने इमेज को सोच भी लिया, जहन में भी लिया है, क्या इस इमेज को हर दफ़ा कंटिन्यू करते रहना है कि अगर बन गई बस बना के छोड़ दो? उसूलन तो एक दफ़ा बनती है, मगर उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, ख़ासकर हीलिंग के लिए। अगर बीमारी है तो आप रोज़ सोने से पहले 15-20 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, कुछ थोड़ी सी काउंटिंग करके एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएं और वहाँ उस इमेज को लाएं और फिर फील करें कि ये हो चुका है। अगेन प्रेजेंट में आइए, हो चुका है। फिर देखें अपने हाथ को उठते हुए, चाहे जिस्मानी तौर पर ना उठ, जहन में देखें हाथ को उठते हुए, और इमेज को आप अपने सामने रखें, रोज़ इमेज को सामने रखें, इवेंचुअली वो होना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की थी पानी की, कि पानी प्रोग्राम हो सकता है, तो क्या हम इमेजेस के थ्रू भी पानी को प्रोग्राम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने इमेज को, जो आपका इमेज है वो बनाया और इमेज को आपने एक पानी के ग्लास में प्रोजेक्ट किया। पानी का ग्लास फिजिकली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, उसको आपने प्रोजेक्ट किया पानी के ग्लास में। उसके बाद वो पानी पीना शुरू किया। रोज़ इमेज लाए, पानी में डाला, जैसे कहते हैं ना तावीज़ डालते हैं पानी में, डाला, पानी पिया, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं अपनी फिजिकल पिक्चर काट नहीं के नहीं, डाल दें? फिजिकल पिक्चर नहीं डालनी, इमेजरी जो ज़हन में बनती है। ओके, सो अब हमने इमेज तो बनाना सीख लिया कि भाई हमें इमेज के लिए इंटरनल डायलॉग और एक्सटर्नल डायलॉग को सिंक करना पड़ेगा, और हम जिस टोनैलिटी में हम अपने आप से इंटरनली बात करते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इसके अंदर अगर हमें कोई सिचुएशन ऐसी है जो ख़राब है, दूसरा हमें रीफ्रेमिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है सिचुएशन ख़राब हो, लेकिन हमारा उसको हम परसीव कैसा करें उसको हम रीफ्रेम कर दें। फेथ और बिलीफ बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फेथ और बिलीफ के साथ सर्टनिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर्टन होना चाहिए आपको, शायद फेथ और बिलीव हो, लेकिन हम इस बात के बारे में सर्टन हो कि मैं इस इमेजरी से हील होऊंगा या होंगी। और इसके अंदर ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ इमेजिन करनी हो, प्रेजेंट में करनी है, फील करनी है अपनी बॉडी में कि ये चीज़ चेंजेस हो रही हैं। अगर हाथ में दर्द है, पहले जहन में इमेजिन करें कि दर्द खत्म हो गया है, और हाथ में भी महसूस करें कि दर्द खत्म हो गया है। आप कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं कि लोग जिसको यूज़ कर सके अपनी पूरी, अगर फर्स्ट कोई बीमारी नहीं भी है, आपने जिस तरह पहले बताया, बीमारी जो आती है वो आपके एनर्जी लेवल पे आती है, फिर वो बाहरी आपकी सूरत को ही लेती है। तो ऐसा कोई है थेरेपी या ऐसी कोई टेक्निक है, अगर अभी जो लोग हैं वो इनको शायद कोई बीमारी पता ही नहीं हो, एनर्जी लेवल पे आई हो, तो वो अगर उसको प्रैक्टिस करें तो फ्यूचर की आने वाली बीमारियां उनकी खत्म हो जाएंगी? अच्छा, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ें होती है। एक चक्रा और ऑरा एक्टिवेशन होता है, उससे भी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है। दूसरा डीप रिलैक्सेशन होता है। जितनी मर्तबा आप डीप रिलैक्सेशन करेंगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आपके जिस्म के अंदर जो निज़ाम शिफा है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें मोटोजेनिक ट्रेनिंग की बात करते हैं, उसमें हम 16 पॉइंट रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि आपने करना ही है कि जिस्म के 16 मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हिस्से पे कुछ देर के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, तसव्वुर करें वो हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, फिर उससे आगे दूसरे हिस्से पे मुड़े। इस तरह 16 हिस्से सर से पैर तक जाते हैं और सर से पैर तक आते हैं, और हर हिस्सा जब रिलैक्स होगा तो इमेजरी आपकी बड़ी स्ट्रांग बनेगी। उसके बाद इमेजरी बनानी है, पहले कंडीशन क्रिएट करनी है, पहले ज़मीन को सींचना है, ज़मीन को ठीक करना है, फिर बीज डालना है। ज़मीन अगर जरखेज़ नहीं होगी तो बीज कितना भी अच्छा हो काम नहीं करेगा। तो जरखेज़ ज़माने के लिए मेंटल स्टेट को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें ये इमेजरी एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, आपने एक और एक्सरसाइज हमको बताई थी, जैसे ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं आप, इसमें एक और थी कि अगर आप 16 से लेके 1 तक हर पॉइंट ले रहे हो, ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन हमने अपनी जो और वीडियोस है उसमें बताई है, जो नीचे से जो आपकी पंजों से स्टार्ट होती है सर तक, जो 16 रिलैक्सेशन पॉइंट है वो सर से शुरू होते हैं पंजों तक, जिसमें अगर आप सारे पॉइंट्स एक दफ़ा बता दो तो। अच्छा, सर से पैर तक हम सर से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि यहाँ हम इमेज बना रहे हैं, तो ये रिलैक्स होगा तो इमेज बनेगा। फिर तो सर से पहले आपका ये खोपड़ी पहला पॉइंट, फिर ये माथा दूसरा पॉइंट, तीसरा आपकी आंखों के पास ये जो जगह है ये, चौथी ये है, पांचवी नाक है, आईब्रोज और आईलिड्स, फिर आपकी पांचवी ये है नाक। अच्छा, उसके बाद छठी जो आपके है वो आपकी गर्दन और आपके शोल्डर, कंधे और शोल्डर और गर्दन पूरी। सातवीं आपका ये चेस्ट का एरिया। उसके बाद नीचे आएंगे आप पेट का एरिया, पेट के नीचे आएंगे आपके नाफ का एरिया, नाफ के नीचे आएंगे आपके जिनसी अज़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद आप अपनी थाइस पे आएंगे, थाइस के बाद अपनी नीस पे आएंगे, नीस के बाद आप अपनी पिंडलियों पे आएंगे, पिंडली के बाद अपने तखनों पे आएंगे, तखने के बाद तल्ले, तल्ले के बाद आप पंजे पे। ये 16 पॉइंट है। तो ये 16 पॉइंट है। अच्छा, आपके जो हर हिस्से पे जो इमेजेस बनती, एक मेडिटेशन थी, वो क्या थी? वो ये थी कि इसी तरह जब आप रिलैक्स करें तो हर हिस्से पे जब आप रुकेंगे और 3 दफ़ा कहें रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स करने के लिए इमेजरी में आप ये कहेंगे हील हील हील। उस इमेज को पहले यहाँ रखें और कहें हील हील हील, फिर यहाँ रखें हील हील हील, फिर यहाँ रखें हील हील हील, 3 दफ़ा हील 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 बोल दें।
उर्दू में शिफा 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 बोलते तो जाएं। किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इंग्लिश में हील है, उर्दू में शिफा, आई डोंट नो और लैंग्वेजेस में क्या होता तो आप अपनी बॉडी को हील करने के लिए ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन वो कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में वो ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन डॉक्टर मोइज ने बताई है, जो पंजों से लेके सर तक होती है, बिल्कुल ठीक है। उल्टा होती है, और उसमें आप अपने हर जिस्म के हिस्से को पहले स्ट्रेच करते हो और फिर उसको रिलैक्स करते हो। ये जो दूसरी टेक्निक है ये है 16 पॉइंट रिलैक्सेशन, जो आप अपने सर से, अपने खोपड़ी से आपके पंजों तक एक एक पॉइंट को आप अपने जहन में लाओगे और उसको रिलैक्स करोगे। सो आइदर यू कैन काउंट फ्रॉम 16 to 1 इन योर माइंड, और आप अपने जहन में रिलैक्स करते हो, आप सिर्फ रिलैक्सेशन कर रहे हो। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है जिसका आपको हील करना है अपने आप को, अपनी बॉडी को, तो हर अपने बॉडी के हिस्से पे उस इमेज को लाके आप 3 दफ़ा कहोगे हील 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 या शिफा 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 शिफा। और इसके साथ बाकी जो सारे स्टेप्स है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो सारे स्टेप के साथ अपनी इमेज बनाई है और इस रिलैक्सेशन की 16 पॉइंट रिलैक्सेशन या ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन को आप अप्लाई करते हैं, तो होपफुली फॉर श्योर यू विल हैव हीलिंग इन योर बॉडी।